अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम अमराज सबकिया के बारे में इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे और जो मर्ज़ इसमें शामिल किए गए हैं वो इस तरीक़े से हैं। इल्तिहाब सबकिया, रेटिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना इज कॉल्ड इल्तिहाब सबकिया और रेटिनाइटिस। नंबर 2, सबकिया के तफर्रुक़ इत्तिसाल। इत्तिसाल विसाल से बना हुआ है जिसका माने होता है मिलन, और तफर्रुक़ मीन्स फ़र्क पड़ जाना। रेटिना अपनी जगह पर नहीं रहती है बल्कि डिटैच हो जाती है अपने ग़ज़ाई तहों से। इसको हम डिटैचमेंट ऑफ रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट है ज़ियाबतीस शकरी के सबकिया पर असरात। डायबिटीज़ मेलाइटस के रेटिना पर क्या असरात होंगे इसके बारे में पढ़ना है। अगला है ज़िक़्तुद्दम क़वी, यानी ब्लड प्रेशर जब ऊंचा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो उस कैफियत को हम ज़िक़्तुद्दम क़वी कहते हैं। और इस ज़िक़्तुद्दम क़वी हाई ब्लड प्रेशर के ज़ेर असर क्या असरात होंगे सबकिया की कारकर्दगी पर, इसमें ये पढ़ना है, जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। और अगला है नुज़ूलुल मा, कैटरैक्ट, जिसको हम आम तिब्बी ज़ुबान में, आम फहम ज़ुबान में मोतियाबिंद कहते हैं। यह खुसूसी लाल रंग से इसलिए मैंने लिखा कि इम्तहान में कई मरतबा नुज़ूलुल मा पर तबसरा या टिप्पणी या एक्सप्लेनेशन या तशरीह लिखने को आया हुआ है, इसीलिए ख़ास तवज्जो का इस पर दरकार है। आइए हम मर्ज़ पढ़ने से पहले इसकी एनाटॉमी पर नज़र डालते हैं। आप जानते हैं कि आँख की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बैरूनी को हम स्क्लेरा या सुल्विया कहते हैं, जो बीच वाली लेयर है उसको कुराइड या मसीमा कहते हैं, और जो अंदरूनी सबसे लेयर होती है उसको हम सबकिया या रेटिना के नाम से जानते हैं। ये रेटिना इटसेल्फ 5 लेयर से मिलकर के बनी होती है। मल्टीपल लेयर यहाँ पर होती हैं, और वो लेयर क्या है? सबसे बैरूनी लेयर रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसके 3 काम होते हैं। सबसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर रोशनी आ रही है तो उसको जज़्ब कर लेना। दूसरा ये है ग़ज़ाई अशिया फराहम कराना। और तीसरा है जो नीचे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फ़ालियत को बरकरार रखना। ये देखिए लाइट है, लाइट दाखिल हो रही है। ये कहाँ से? विट्रियस ह्यूमर की तरफ से लाइट दाखिल होगी। जब हम वैसे देखते हैं तो बाहर आपका एक्वस ह्यूमर होता है, अंदर जो है विट्रियस ह्यूमर होता है। तो जो बाहर से लाइट जाती है लेंस को क्रॉस करने के बाद विट्रियस ह्यूमर, और विट्रियस ह्यूमर से फिर उसके बाद रेटिना पर पड़ती है। यानी रेटिना पर रोशनी की दुखूल विट्रियस ह्यूमर से होती है, ये दिखाया गया है। तो सबसे पहला लाइट पिगमेंट एपिथेलियम है, जिसका मैंने 3 आपको काम बताया। पहला काम, ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में अगर रोशनी दाखिल हो रही है तो जो ज़ायद रोशनी है उसको जज़्ब कर लेना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा लाइट। नंबर 2 इसका है ग़ज़ाई अशिया फराहम कराना। पूरे अज़्ज़ा को, जितने भी हिस्से हैं रेटिना के, सबको ग़ज़ाई अशिया फराहम कराना, न्यूट्रिएंट सप्लाई। तीसरा काम यह है कि जो और स्ट्रक्चर्स हैं उनकी कारकर्दगी को फ़ाल रखना। ये 3 काम आपके हो गए। फिर उसके बाद आपको दूसरा लेयर होता है, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर होता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में 2 तरीके का खलियात होती हैं। नंबर 1 को आप राड कहते हैं, दूसरे को कोन्स कहते हैं। राड्स जो है रोशनी के प्रति ज़्यादा जो है हसास होती है, मोर सेंसिटिव टू लाइट एज़ कम्पेयर टू द कोन्स। पहला फ़र्क यह है कि जो राड्स है ज़्यादा हसास होती हैं, मोर लाइट सेंसिटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द कोन। दूसरा फ़र्क यह है कि राड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विज़न, रात में बसारत के लिए ज़िम्मेदारी इन राड्स की होती है। जबकि कलर में मखसूस फ़र्क करने के लिए, कलर में रंगों में इम्तियाज़ करने के लिए, लाल पीले हरे में फ़र्क का इम्तियाज़ करने के लिए कोन्स ज़िम्मेदार होती हैं। और तीसरा फ़र्क ये होता है कि राड्स आर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स पेरीफेरी, ये रेटिना पेरीफेरी पर जो है राड्स होंगी, जबकि कोन्स आर कंसंट्रेटेड इन
फोवा, मैकुला, स्पेशली फोवा में जो है ये कंसनट्रेटेड होंगी। तो ये 3 वाज़ह तौर से फ़र्क है। फिर उसके बाद आपको जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स, राड और कोन्स के बाद जो है एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ये आपको दिखाई गई। फिर उसके बाद बाइपोलर सेल्स, हॉरिजॉन्टल सेल्स और गैंग्लियन सेल, ये आसाब के निज़ाम है जिसमें गैंग्लियन सेल। फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स जो आपको पूरा खून फराहम कराती है और पैगाम को, जो रोशनी, जो लाइट सिग्नल्स है उसको बरक़ी लहरों में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करके दिमाग के कॉर्टेक्स तक ले जाती है, जिससे हम इंसान देखते हैं किसी भी चीज़ को। आइए मज़ीद जो है इसकी एनाटॉमी पर देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ द रेटिना, इन्होंने कहा कि ये मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आँख से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कई लेयर से, कई परतों से मिलकर के बनी हुई है। जैसा कि ये 5 परतें आपको ऑलरेडी हमने आपको बताया। सबसे बैरूनी, जो फ्रॉम आउटर टू इनर, सबसे बैरूनी तौर पर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसके 3 काम हमने आपको बताया कि पहला काम एब्जॉर्ब द एक्सेस लाइट, अगर वाफिर मकदार में ज़रूरत से शायद रोशनी अंदर आ रही है तो उसको इंतज़ाब कर लेना, उसको जज़्ब कर लेगा, अंदर दाखिल नहीं होने देगा, जिससे आँख जो है महफूज रहती है। तो एब्जॉर्ब एक्सेस लाइट। दूसरा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत फ़राहम कराना, ग़िज़ाई अशिया फ़राहम कराना फोटो रिसेप्टर से, जो नीचे जो है रॉड एंड कोन्स का नज़्म है। मेंटेन्स द फोटो रिसेप्टर फंक्शन, फोटो रिसेप्टर सेल्स के कारकर्दगी को फ़आल रखना, मेंटेन्स द फोटो रिसेप्टर फंक्शन। अब उसके बाद जो दूसरा है आपको फोटो रिसेप्टर लेयर, दूसरी लेयर क्या, फोटो रिसेप्टर लेयर, इसमें रॉड्स एंड कोन्स है। अब 3 हमने फ़र्क बताया था, ये देखिए, रॉड्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट, जबकि कोन्स क्या है, लेस सेंसिटिव टू लाइट, ये पहला फ़र्क है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विज़न, ये रात में देखने के काम आते हैं, इनका काम रात में बसारत कायम रखना रॉड्स का काम है। जबकि रंगों में तमीज़ करना, इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना, जिसको हम कलर विज़न कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विज़न, ये कोन्स के ज़रिए होता है। तो ये रात में देखने के काम आते हैं, ये रंगों में फ़र्क करने की सलाहियत और इम्तियाज़ पैदा करते हैं। और तीसरा फ़र्क ये है कि ये जो है आपको प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स इन पेरीफेरल रेटिना, किनारे किनारे जो है रेटिना के रहते हैं। और ये जो है कंसनट्रेटेड इन मैकुला स्पेलिफोविया, ये जो आपको दिखाया गया मैकुला, यहाँ पर जो है आपको ख़ास तौर से कोन्स देखने को मिलेगी, जबकि किनारे किनारे आपको रॉड्स देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब उसके बाद एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आपको मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। फिर उसके बाद आउटर न्यूक्लियर लेयर जिसमें गैंग्लियन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जिसमें फोटो रिसेप्टर, बाइसेप्टर और हॉरिजॉन्टल, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और हॉरिजॉन्टल और गैंग्लिया। और फिर उसके बाद आखिर में जो है ये आपको ऑप्टिक नर्व्स है। ये सारी वही वजाहत जो हमने आपको बताया है। अब उसके बाद इसके अमराज के बारे में आते हैं। पहला मर्ज़ क्या है कि जिसको कहते हैं इल्तिहाब सबकिया, इल्तिहाब से मुराद सूजिश होता है, रेटिनाइटिस, जहाँ पर TIS लफ्ज़ बाद में आता है। इसका पहले बहुत मैंने आपको वाज़ह कर दिया है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिनल लेयर इज़ कॉल्ड इल्तिहाब सबकिया, रेटिनाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना। तो ये बहुत ही मुख्तसर डिफिनीसन हुई। डिफिनीसन मुकम्मल तब मानी जाती है जब उसमें असबाब और अलामात के कुछ कंपोनेंट जोड़ दिए जाते हैं, तब जामे डिफिनीसन मानी जाती है। अब इसमें देखिए क्या जोड़ा गया, यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन, तादिया की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, खुद मुदाफ़ती ताकत की वजह से। हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर ऑटो इम्यून पावर, खुदकार मुदाफ़ती ताकत होती है, यानी जरासीम से लड़ने की सलाहियत होती है, अमराज से लड़ने की सलाहियत होती है। जब इस अमराज से लड़ने की सलाहियत में कमी वाक़ हो जाती है तो इसको हम ऑटो इम्यून डिफिशियंसी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। तो दूसरा वजूहत ये हो सकता है। और तीसरा सिस्टमेटिक डिसीज़, कोई अज़वी बीमारी, अंदर साख्ती बीमारी है। तो ये 3 वजूहत भी इसमें दे दी गई। अब डिफिनीसन काफ़ी मुकम्मल की तरफ जो है, कमाल की तरफ बढ़ रही है। तो रेटिसन
Retinitis is the inflammation of retina, usually due to the infection, autoimmune disorder or systematic diseases. अब इसके पढ़ने के बाद इसके अलामात क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे? धुंधला दिखाई पड़ेगा, फ्लोटर्स जो है फ्लोट करता हुआ चीज़ दिखाई पड़ेगी, और रात में धुंधलापन होगा, जिसे हम रात में दिखाई पड़ने में कमी वाक़ होगी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये आपके सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद तफर्रुक़ इत्तिसाल सबकिया, देखने में बहुत ये लंबा चौड़ा लफ्ज़ लगता है, लेकिन अगर इसको तोड़ करके 3 हिस्सों में आप देखिए तो इसके माना और मुराद एकदम जो है आया हो जाएंगे, साफ साफ दिखाई पड़ने लगेंगे। तफर्रुक़ यानी फ़र्क पड़ जाना, इत्तिसाल जुड़ने में, जैसे कहते हैं मौत और विसाल, विसाल का माने होता है मिलने के। बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से महबूब, अपने महबूब की तरफ जो है मिलता है, इसको हम इसीलिए विसाल कहते हैं। तो इत्तिसाल यही वस्ल से आया हुआ है। और सबकिया रेटिना जो है, तो रेटिना अपने तबई मकाम से हट जाती है, इसके तबई मकाम में वाक़ होने में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए हम इसको तफर्रुक़ इत्तिसाल सबकिया या रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना इटसेल्फ। दिस इज़ द क्लियर रेटिनल डिटैचमेंट, डिटैचमेंट ऑफ रेटिना। अब ये कहाँ से डिटेच हो जाएगी? जो अंडरलाइन सपोर्टिंग टिश्यूज़ होंगे, जो ग़ज़ाई अशिया फराहम करने वाले नीचे टिश्यूज़ हैं, जो उसका तबई मकाम है, वहाँ से हट जाएंगे। सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम इट्स अंडरलाइन सपोर्टिंग लेयर्स। सुबकिया अपनी ग़ज़ाई तह से अलग हो जाना, सुबकिया का अपनी ग़ज़ाई तह से अलग हो जाने को, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाने के, सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज़ कॉल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। अब इसके जो है काजेस क्या होंगे? ज़ख्म जो है, ट्रामा और हाई मायोपिया, एजिंग उम्र के साथ, और डायबिटीज़, रेटिनोपैथी। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से भी जो है आँख के बसारत में कमी आती है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आँख के बसारत में कमी होती है। तो ये एक अमराज दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक अमराज का सबब दूसरा और दूसरे का सबब पहला। तो अब जो आगे वाले अमराज हैं उसी में से कोई भी एक अमराज होंगे तो आपके इल्तिहाब सबकिया या तफर्रुक़ इत्तिसाल सबकिया देखने को मिल सकती है। तीसरा आपको जो है ज़ियाबीतस सकरी के सबकिया पर असरात, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें शुगर की मकदार खून में ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ज़ेर असर क्या असरात पड़ेंगे रेटिना पर, यही इसमें जो है लिखना है और पढ़ना है। रेटिनल डैमेज ड्यू टू प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर डायबिटीज़ ज़ियाबीतस सकरी मुज़मिन कैफियत में है, लंबे वक्फे से बना रहा है, उस वक्त भी हमारे सबकिया की कारकर्दगी पर ख़राबी आ जाती है, असर पड़ता है। ये जो है 2 किस्म की होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव, यानी ये बढ़ती चली नहीं बढ़ती है, और दूसरा जो है बढ़ती चली जाती है। जिस हैयत पर इब्तिदा हुई उसी हैयत पर बहुत लंबे वक्फे के लिए कायम रहे, कोई चेंजेस ना आए, कोई तग़य्युर ना आए, कोई बढ़ोतरी ना हो, तो इसको हम नॉन प्रोलिफरेटिव कहते हैं। और इसके बरअक्स, बरखिलाफ, इसके तसाद, इसके उल्टा अगर ये बढ़ती चली जाए तो हम उसको प्रोलिफरेटिव डायबिटीज़ रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। अब इसका अलामात क्या होगा? बसारत में कमी आएगी, फ्लोटर्स दिखाई पड़ेंगे, ब्लाइंडनेस जो है वही आहिस्ता आहिस्ता नज़र में कम होना, धब्बे नज़र आना। फ्लोटर्स में धब्बा, आपको जब देखेंगे तो धब्बा जो है इसको फ्लोटर्स के नाम से जानते हैं, और अंधापन, ब्लाइंडनेस की तरफ इंसान मायल हो सकता है अगर इसका मर्ज लंबे वक्फे तक बना रहा। अब इसमें क्या है कि ब्लड शुगर का कंट्रोल करो, चूँकि ब्लड की वजह से, शुगर की वजह से हुआ है, तो शुगर को कंट्रोल करना, लेज़र थेरेपी, एंटी VEGF इंजेक्शन जो है, ये सारी चीज़ें हैं। ज़िक्तुद्दम कवी, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इस कैफियत को हम ज़िक्तुद्दम कवी या फसार बुलंद फसार खून के नाम से जानते हैं। अब बुलंद फसार खून के 22 रेटिना के अफ़आल या कारकर्दगी में फसाद बर्पा होने को हम ज़िक्तुद्दम कवी के असरात के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी जो शरीयानें हैं वो सक्रिय हो जाएंगी, उससे खून रिसने का खदशा पैदा होगा, और काटन ऊट स्पॉट्स जो है
سفید دھبے جو ہے دکھائی پڑیں گے. تو یہ آپ کے جو ہے اس کے اثرات ہوں گے. اب اسی طرح امراض عدسہ جو آنکھ میں لینس ہے یہ صاف شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. جب اس کی ٹرانسپیرنسی پر کوئی فرق آ جاتا ہے یہ لینس بذات خود جو ہے دھندلا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نزول ما یا کیٹاریکٹ کے نام سے جانتے ہیں. ویسے لینس کے کئی طریقے کے امراض ہوتے ہیں جو اگلے چیپٹر میں خصوصی ایک مکمل چیپٹر ہے جہاں پر ہم آپ کو مایوپیا، نیئر سائٹڈنس، فار سائٹڈنس، ہائپرمیٹروپیا، اسٹیگمیٹزم وغیرہ کے بارے میں تبصرہ انشاءاللہ مزید ہم کریں گے. لیکن صرف یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آنکھ کا جو لینس ہے جسے ہم طبی اصطلاح میں عدسہ کہتے ہیں اس میں کی شفافیت میں کمی واقع ہو جائے تو امراض جنم لیتے ہیں. جیسے ہم آج کل جنوری کا مہینہ ہے اور جب صبح 6 بجے 7 بجے گاڑی لے کر کے 4 بجے نکلتے ہیں تو کوہرے کہاسے فوگ کی وجہ سے ہمیں آگے کا راستہ دکھائی نہیں پڑتا، دھندلا ہو جاتا ہے. تو ہم اتر کر کے ونڈ اسکرین کو صاف کرتے ہیں، پیپر سے صاف کرتے ہیں، کپڑے سے صاف کرتے ہیں. جب تھوڑا سی اسکرین کھل جاتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے تو اپنے آپ آگے کی چیزیں دکھائی پڑنے لگتی ہیں. تو اسی طریقے سے اس لینس دھندلا ہو جاتا ہے، آنکھ کا لینس دھندلا ہو جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، لیکن حقیقت یہاں ہے کہ یہ آئینے پر خرابی ہے. یہاں پر چہرے پر دھول نہیں ہے بلکہ آنکھ کے عدسے میں خود شفافیت میں فرق پڑ گیا ہے. وہ شفاف سے غیر شفاف ہو گیا ہے، ٹرانسپیرنٹ سے سیمی ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ یا اوپیک ہو گیا ہے جس پہ لائٹ روشنی آر پار کم جا رہی ہے یا مکمل رک جا رہی ہے یا جزوی طور پر جا رہی ہے. تو جب لائٹ کے جانے کے راستے میں دقت اور دشواری ہو جائے گی تو ہمیں تمام طریقے کے امراض دیکھنے میں ملیں گے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عدسہ دھندلا ہو جاتا ہے، غیر شفاف ہو جاتا ہے. اور اسی غیر شفافیت کی وجہ سے جو اگلا مرض ہے جسے ہم کیٹاریکٹ نزول الماء کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ طبی اصطلاح میں نزول الماء لکھا گیا ہے اور یہی چلتا چلا آ رہا ہے. نزول کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، اترنے کے، ٹپکنے کے، گرنے کے. ماء مینس پانی، پانی کے ٹپکنے گرنے کو ہم نزول الماء کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید طبی اصطلاحات اور ایکسپلینیشن میں ایسا کوئی پانی گرتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے ہیں جو مریض کیٹاریکٹ کا شکار ہوتا ہے. غالباً ہمارے قدیم طبی اطباء نے یہ محسوس کیا کہ لینس کے سامنے کوئی مائی کیفیت کا مادہ جمع ہو جاتا ہے، لینس کے سامنے مادی کیفیت کا مادہ جمع ہو جاتا ہے جس کو انہوں نے نزول الماء کا نام دیا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی مادہ جمع نہیں ہوتا ہے بلکہ عدسہ خود بخود دھندلا ہو جاتا ہے، اوپیک ہو جاتا ہے، نان ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. عدسے کا دھندلا ہو جانا جس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے اس کو ہم کیٹاریکٹ کہتے ہیں. یہ خصوصی توجہ کا حامل ہے کیونکہ یہ پیپر میں کئی بار 60 نوٹس میں یا آپ کو فل کوسچن میں کیٹاریکٹ لکھنے کو آیا ہے. تو اس طریقے سے میں خاص توجہ دے رہا ہوں. آپ کا آنکھ جو ہوتا ہے، آنکھ کا جو لینس ہوتا ہے اس کو 1 منٹ ہمیں پوائنٹر لے لینے دیجیے. اس طریقے کا آپ کو آنکھ کا یہ لینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لینس جو ہے ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے اگر یہ دھندلا ہو جائے، جیسے ونڈ اسکرین، آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، اسکوٹر میں چل رہے ہیں، کہیں بھی چل رہے ہیں، جب سامنے کی اسکرین پر دھول دھبے کچھ بھی آ جاتے ہیں، بیرونی فضا کا اثرات ہو جاتا ہے تو آپ کو سامنے کی چیزیں نہیں دکھائی پڑتی. تو یہ عدسہ خود بخود جو ہے ایک ونڈ اسکرین ہے آنکھ کے لیے. اور جب اس میں لائٹ یہ جو ہے دھندلا ہو جاتا ہے تو لائٹ صحیح طریقے سے اس کے اندر سے داخل ہونے میں دقت یا دشواری ہوتی ہے، جزوی طور پر انٹر کرتی ہے یا ادھر ادھر گھوم جاتی ہے جس سے جو تصویر بنتی ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوتی ہے. اسی کو ہم کیٹاریکٹ کہتے ہیں اور اس کا واحد علاج کیٹاریکٹ سرجری ہے جس کو ہم IOL انٹرا آکولر لینس لگا کر کے کرتے ہیں. ایک جراحتی عمل ہے، محفوظ عمل ہے اور ایک
माहिर डॉक्टर बड़ी कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन कर देता है। तो इसमें सेनाइल कंजेनाइटल ट्रामेटिक डायबिटीज़ यानी शक्कर के ज़ाबिता शकरी की वजह से होता है, हादसा की वजह से भी हो सकता है, ज़ख्म की वजह से भी हो सकता है, खलकी भी हो सकता है, या बाद में जो है दिक्कत आती है जिसे हम सेनाइल कहते हैं। अब उसके बाद ये मुख्तसर जो है खुलासा दिया गया है एक लाइन में कि रेटिनाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना, रेटिनल डिटैचमेंट, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेटिना, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ये क्या है कि माइक्रोवैस्कुलर डैमेज हो जाता है जब डायबिटीज मेलाइटस की मकदार मर्ज होता है जिसमें शक्कर की ज़्यादती हो जाती है। तो जो माइक्रोवैस्कुलेचर है, आपने ये इस तरीके से आपने देखा होगा, एक तरफ से आर्टरीज है और दूसरी तरफ से इधर से वेन है, और दोनों के मिलने पर बहुत सारे जो है पतली पतली रगें आपको दिखाई पड़ती हैं जिसे हम कैपिलरीज के नाम से कहते हैं या माइक्रोवैस्कुलेचर के नाम से करते हैं। तो इस माइक्रोवैस्कुलेचर में फसाद हो जाता है, ये टूट जाती हैं, इसमें लीकेज होने लगता है खून का, जिसकी वजह से यहाँ से जो खून यहाँ पर जा रहा था इसमें कमी आ जाएगी, यानी माइक्रोवैस्कुलर डैमेज, जो बारीक रगें हैं उनके अंदर फसाद या नाकारकर्दगी पैदा हो जाती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हम इस हालत को कहते हैं। ब्लड प्रेशर इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिव हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसे फसार के नाम से हम जानते हैं। ये आपको दिखाया गया था। अब इसको चूंकि नज़रुल माँ हमने कहा था आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए अलग से इस पर नोट भी हमने जारी कर दिया है। नज़रुल माँ आँख का एक आम मगर नहायत अहम मर्ज़ का नाम है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें आँख का अदसा लेंस जो कि फितरी तौर पर शफ़ाफ़ होता है, ये कैसा होता है, शफ़ाफ़ होता है, लेकिन जब नज़रुल माँ की बीमारी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला या गैर शफ़ाफ़ हो जाएगा। तो शफ़ाफ़ से गैर शफ़ाफ़, अदसा शफ़ाफ़ से गैर शफ़ाफ़ हो जाएगा। अदसे की शफ़ाफ़ियत ख़त्म होने के नतीजे में अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, रोशनी सही तरीके पर सुबकिया तक नहीं पहुंच पाती। जैसा कि पहले मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ जो है सही तरीके से रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। जब नहीं पहुँच पाएगी तो जिसके बाइस नज़र में कमी वाक़ हो जाएगी, यानी देखने में दिक्कत और दुश्वारी पेश आएगी। इस मर्ज़ को उर्फ़ आम में, आम बोलचाल में मोतियाबिंद कहा गया है, चूँकि ये ज़्यादातर उम्र रशीदा बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है। हालांकि नौजवानों में और बच्चों में भी कभी कभी गलत अद्वियात के इस्तेमाल या चोट या ज़ख्म या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होने का इम्कान होता है, लेकिन ज़्यादातर बेशतर ओल्ड एज लोगों में ये देखने को मिलता है, जिसमें अदसा शफ़ाफ़ से गैर शफ़ाफ़ हो जाता है, सही तरीके से बसारत कायम नहीं रह पाती है, देखने के अमल कमज़ोर पड़ जाता है। यह मर्ज़ ज़्यादातर उम्र रसीदगी के साथ पैदा होता है, ताहम बाज़ औक़ात ये पैदाइशी चोट लगने, ज़ैबितस, अद्वियात के मज़ीद असरात या आँख की दूसरी बीमारियों के नतीजे में भी हो सकता है। ये पैरा मैं पहले ही वज़ाहत कर चुका है कि ज़्यादातर ओल्ड स्टेज में होता है, लेकिन नौजवानों और बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। जब चोट लग जाए, अगर शुगर की मकदार ज़्यादा हो जाए या गलत अद्वियात का इस्तेमाल कर लिया जाए या कोई दीगर और बीमारियां, एक बीमारी दूसरी बीमारी के पैदा होने का सबब बनती है। तो अगर इस तरीके की कोई दूसरी बीमारी है तो भी मोतियाबिंद नौजवानों और बच्चों में भी हो सकता है। हालांकि इसका तनासुब बहुत कम होता है उम्र रसीदा के मुकाबले में। बुढ़ापे में अस्से के अंदर मौजूद प्रोटीन में कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं। जो पिगमेंटेड लेयर आपको बैरूनी हमने बताया था, ये प्रोटीन की बनी होती हैं, और प्रोटीन जो है क्लम्प हो जाती है। प्रोटीन जो है आपस में क्लम्प करके, अब ये प्रोटीन मान लीजिए एक प्रोटीन मालिक्यूल यहाँ है, दूसरे प्रोटीन मालिक्यूल यहाँ है, तीसरा प्रोटीन मालिक्यूल यहाँ है, लेकिन अब क्या होगा, जब ये कैफियत आपको मोतियाबिंद होगी तो ये क्लम्प करके एक जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ये सॉलिड मास की तरह से ये क्लम्प हो जाएंगे, इसको कहते हैं क्लम्पिंग, क्लम्पिंग ऑफ द प्रोटीन। यही ख़ास इसकी वजह होती है अदसे के धुंधला होने का।
प्रोटीन में कीमियाई तब्दीली आ जाती है जिससे इनकी शफ़ाफ़पन को मुतासिर करके इसको धुंधला बना देती है। नज़ुल माह की नुमाया अलामात में से नज़र का धुंधला हो जाना, रोशनी में चकाचौंध, एकाएक आपको चकमक जो है चकाचौंध जो है लाइट दिखाई पड़ेगी, रात के वक्त देखने में दुश्वारी पैदा होगी और रंगों का मध्यम हो जाना, कलर का इम्तियाज़ में फ़र्क पड़ जाएगा, इंटेंस कलर आपको बहुत हल्का दिखाई पड़ेगा। तो ये 4 आपके ख़ास अलामात हैं, धुंधला हो जाना, चकाचौंध होना, दिखाई पड़ना, रात के वक्त देखने में दुश्वारी होना, रंगों का मध्यम हो जाना और बाज़ मरीज़ों में दोहरी नज़र, ये 5वां है दोहरी नज़र। एक तस्वीर है उसकी 2 तस्वीर दिखाई पड़ रही है, एक नुमाया दिखाई पड़ रही है, एक हल्की धुंधली दिखाई पड़ रही है, इसको हम दोहरी नज़र कहते हैं। तो ये 5 जो है अलामात हो सकती है। नंबर 1 धुंधला हो सकता है, दूसरा चकाचौंध दिखाई पड़ सकता है, रात में देखने में दुश्वारी हो सकती है, रंगों का मध्यम दिखाई पड़ता है और दोहरा नज़र शामिल है। ये 5 अलामात आपके मोतियाबिंद के होते हैं। इब्तदा में मरीज़ को सिर्फ हल्की सी नज़र की कमज़ोरी महसूस होती है, मगर वक्त के साथ ये कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि रोज़मर्रा के काम अंजाम देना भी मुश्किल होता है। ये आम कैफियत है। मर्ज़ जब इब्तदा में होता है तो उसकी कैफियत कम होती है, उसकी संजीदगी कम होती है, उसकी जो है आर्ज़ात कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे मर्ज़ बढ़ता है वैसे वैसे ख़दशात ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह के ये आपके नुज़ूलुल माह या मोतियाबिंद में भी होता है। शुरू में हल्की सी रोशनी और देखने बसारत में कमी महसूस होगी, लेकिन जैसे जैसे ये मर्ज़ बढ़ता चला जाएगा ये देखने की कैफियत में कमी मज़ीद वाक़ होती जाएगी, यानी धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, हत्ता कि ये भी हालत हो सकती है कि आपको पूरा दिखाई पड़ना ही बंद हो जाए। इसलिए इस कैफियत से पहुंचने से पहले जर्राहत करके इंट्रा आकुलर लेंस, ये जो है ये बात काबिल ज़िक्र है कि नुज़ुल माह किसी दवा या चश्मे से मुकम्मल तौर पर लोग कहते हैं कि दवा से ठीक हो जाएगा, चश्मे से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कैटरैक्ट की बीमारी है तो ना तो चश्मे से ठीक होगा ना अदविया से ठीक होगा, इसका वाहिद इलाज जर्राही है। और क्या कहते हैं, जिसमें धुंधले अरसे को निकाल कर, जो पुराना आपका मध्यम पड़ गया है, धुंधला पड़ गया है लेंस, उसको निकाल कर उसकी जगह मसनवी शफ़ाफ़ अरसा आर्टिफिशियल इंट्राआकुलर लेंस नस्ब कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। जदीद दौर में ये जर्राही नहायत महफूज, मुख्तसर और कामयाब समझी जाती है। बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं होता, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरीक़े के मरीज़ हैं उनको आपको दिमागी लिहाज से काउंसलिंग करनी पड़ती है कि बहुत ही महफूज है, मुख्तसर है और कामयाब समझी जाती है। अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो नुज़ुल माह रफ्ता शदीद ज़ूफ़ बसारत बल्कि अंधेपन का सबब बन सकती है। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि पूरी बसारत ख़त्म हो सकती है। इसलिए नज़र में मुस्तकिल कमी की सूरत में फ़ौरन माहिर अमराज चश्म से रुजू करना लाज़मी और नहायत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सबक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप सबको पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।